नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। यह आपका एक नया चैनल है, शुक्ला स्टडी पॉइंट का एक भाग है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर को करिकुलर से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी तो होती ही है, साथ ही साथ में पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के, उनको सॉल्व भी करवाया जाता है। अब यह क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है आपका 2022-23 का, यानी 23 में पूछा गया था ये, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा 2026 और 27 की परीक्षा के लिए, 28 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये नया सत्र जो आपका शुरू हो चुका है, और जो फोर्थ सेमेस्टर के हमारे बच्चे हैं, चूंकि थर्ड सेमेस्टर का पेपर आप दे चुके हैं, आप लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे गुरुजी फोर्थ सेमेस्टर की क्लास क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाबू फोर्थ सेमेस्टर की क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है, और अब की बार मैं आपको बता दूं कि फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा होगी वो कैसी हो जाएगी। वो अब की बार एमसीक्यूज बेस्ड में होने वाली सभी विश्वविद्यालयों की। जैसे आपका राम मनोहर लोहिया भी पूरा कह रहा है कि हम राम मनोहर लोहिया वाले कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। सम सेमेस्टर की परीक्षा यानी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ और सिक्स की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु वाले करवा ही रहे हैं, ठीक है। माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय वाले अब की बार से चार्ज लेंगे, तो वो भी ऑब्जेक्टिव ही करवाएंगे। इसके अलावा आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ऑब्जेक्टिव करवाएगा, ठीक है। महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय हो सकता है लिखित करवाए, चूंकि अब की बार इसने प्रथम सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव करवाया था, तो अब की बार हो सकता है वो लिखने वाला करवाए, तो लिखने वाला भी मैं करवाऊंगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप देखेंगे। इसके साथ ही साथ में जैसे आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय लिखित हुआ था, अब की बार इसका भी ऑब्जेक्टिव होगा। इसके साथ ही साथ में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो गया आपका, एमजे बरेली रोहेलखंड विश्वविद्यालय का भी ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का अब की बार परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया प्रथम सेमेस्टर का, तो जो है तो अब की बार मतलब अगली बार हो सकता है लिखने वाला आए, तो ठीक है, उसका मैं करवाऊंगा शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। अब इसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय हैं, मैं पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इसमें, और यही सारे क्वेश्चन कम से कम 3-4 पेपर में सॉल्व करवाऊंगा बारीकी के साथ समझा करके, ताकि आपको कहीं पर भटकना ना पड़े। और इनको अगर आपने तैयार कर लिया, कोई पुस्तक कोई किताब पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यह श्रृंखला आप जरूर देखिएगा, और इन सभी का जो पीडीएफ नोट्स होगा आपको मिल जाएगा। जो हमारे ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके लिए अब की बार पीडीएफ के साथ साथ कम से कम 3 से 4 5 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसका विथ आंसर सीट उनको साथ साथ में ग्रुप में प्रोवाइड होगी। तो अब की बार बहुत ही धाकड़ अंदाज में आपकी तैयारी होने वाली है, ठीक है। तो इसके अलावा आपका जैसे छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा। इसके साथ ही साथ में डीडीयू वाले आपकी मूड बनाए हुए हैं पूरा की लिखने वाली करवाई जाए। हालांकि लिखने वाली करवाएं चाहे ऑब्जेक्टिव करवाएं, सभी के लिए मैं व्यवस्था करूंगा, परेशान मत होना, ठीक है। इसके अलावा और कौन विश्वविद्यालय बच रहा है? जैसे आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय वाले भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। इसके साथ ही साथ में आपका और कौन सा विश्वविद्यालय बच रहा है? ठीक है, आपका बच रहा है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ऑब्जेक्टिव भी होगा। माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय वो लिखने वाला करवाएगा, नया अभी अब खुला है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव करवा रहा, तो हो सकता है वो लिखने वाला करवाएगा। इसके साथ साथ आपका प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी वो लिखित ही करवाता है हमेशा, हो सकता है अब की बार ऑब्जेक्टिव करवा दे। इसके साथ ही साथ में आपका लखनऊ विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा बच रहा है आपका? बच रहा होगा आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, हमेशा से लिखित करवा रहा है पेपर, लेकिन हो सकता है कि अब की बार ऑब्जेक्टिव करवाएगा। तो तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, उत्तराखंड के ऑब्जेक्टिव लिखित कैसा भी पेपर हो, आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर तैयारी हो जाती है। हालांकि ये आप वीडियो देख रहे हैं को करिकुलर मास्टर पर, ठीक है। और अब आपकी क्लासेस एकदम से प्रारंभ हो चुकी हैं, तो मैं 2023 का पेपर सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद में 24 वाला पेपर मैं सॉल्व करूंगा, फिर 25 वाला सॉल्व करूंगा, ठीक है। और जो है 26-27 वाला पेपर जो हो जाएगा, उसमें ये सारे तीनों में से क्वेश्चंस आएंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये आपको पढ़ना होता है बीए के, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं, ठीक है। आपका माइनर में है, ठीक है, तो भी आपका यही पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स में मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। किसी किसी में पब्लिक फाइनेंस ही केवल लिखा होता है, तो उनके लिए भी है। मनी एंड बैंकिंग वालों के लिए भी है। तो मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस तीनों का ये पेपर है, मतलब कि ये पेपर का नाम है। सभी विश्वविद्यालयों में यही पढ़ना है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो अब मैं विस्तार से आपको चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा। 100 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक हो जाती है, तो मैं जो है जो ऐसे क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के, या फिर जो आपके सब्जेक्ट होते हैं इकोनॉमिक्स, या थोड़े से कम बच्चे जिन सब्जेक्ट को लेते हैं, उनके पेपर सॉल्व नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी से मैं पेपर सॉल्व पर ध्यान दे दूँ, ताकि आपको भटकना ना पड़े। जैसे चैप्टर वाइज क्लास आप पढ़े
पढ़ेंगे, ठीक बात है, शुक्ला डिपेंड में मैं कोशिश करूंगा कि अधिकतर चैप्टर्स को पढ़ाया जाए। लेकिन जब आप मॉडल पेपर देखते हैं तो यहाँ पर 8 इकाइयों से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में पूछे गए हैं। तो 3 से 4 पेपर या 5 पेपर आपके अगर सॉल्व करवा दिए जाते हैं तो ये वाला बेस्ट है कि आपका चैप्टर वाइज बेस्ट है। मेरे इस चैप्टर वाइज में आपका लिखने वाला आएगा और ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप बहुत ही बेस्ट आपका होगा और अच्छा नंबर आप पाएंगे। चले, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अपस्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति कैसी होती है। पहली क्लास थी इसलिए थोड़ा सा इतना 5 मिनट तक आपका समय मैंने नष्ट किया, उसके लिए हाथ जोड़ करके माफी चाहूंगा, लेकिन आगे आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, अपस्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी ड्यूरिंग डिफ्लेशन इज। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, ये बढ़िया तरीके से आप समझेंगे। तो अपस्फीति यानी डिफ्लेशन के दौरान मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति, खरीदारी की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाती है। अपस्फीति का मतलब जानते हैं क्या होता है, कीमतों का गिरना। जैसे किसी भी चीज का कीमत अगर गिर जाती है तो उसी को अपस्फीति कहते हैं, यानी कि जब सामान सस्ता हो जाता है तो उसी पैसे में आप अधिक सामान खरीद पाते हैं, यानी मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की जो खरीदने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है। जैसे कि अभी चांदी आप देखते हैं कितना जल्दी महंगा हुआ था और कब कितना जल्दी सस्ता हो गया, 4 लाख के ऊपर पहुंच गया था, अब 3 लाख से नीचे आ चुकी है चांदी, ठीक है, यानी 1-1.5 लाख रुपए गिरावट आई चांदी में। ऐसे सोने के भाव में भी कुछ गिरावट आई हुई है। तो आप देखते हैं पहले आप 4 लाख में 1 केजी जो है चांदी खरीद सकते थे 4 लाख रुपए में, अभी 20 दिन पहले की बात है या 10 दिन पहले की बात है। लेकिन आज के रेट में आप क्या कर सकते हैं, आप वही चांदी 1 किलो जहां 4 लाख में खरीदते थे, आप वही चांदी कितने में खरीदते, यानी 4 लाख रुपए में 1 किलो चांदी थी, आज वही चांदी आप जो है 2,90,000 रुपए में 1 किलो खरीद पा रहे हैं, ठीक है, 1 केजी, ठीक है। यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी अपस्फीति यानी जब किसी भी चीज को जो कीमतें होती हैं सामानों की वो गिर जाती हैं तो मुद्रा की जो खरीदने की क्षमता होती है वह बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब इसके ठीक विपरीत आप जाइए, अगर जो है आपका दूसरी स्थिति होती, यानी मुद्रा की शक्ति कब घट जाएगी, घटेगी तब बेटा जब वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, ठीक है, यानी चांदी जब 4 लाख में हुई तो उसको आपका हो जाता है अपस्फीति, ठीक है, यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वहां पर घट जा रही है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, दूसरा प्रश्न है, विनिमय समीकरण पीटी बराबर एमबी किसके द्वारा दिया गया है। पीटी बराबर एमबी, ये एक प्रोफेसर फिशर नाम के विद्वान है, उनका पूरा नाम है इरविंग फिशर। इरविंग फिशर महोदय ने ये सिद्धांत दिया है विनिमय समीकरण का। विनिमय माने होता है एक्सचेंज, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज पीटी इज इक्वल टू एमबी वाज गिवन बाय फिशर, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विनिमय समीकरण मतलब कि एक्सचेंज जो एक प्रकार से जो इक्वेशन होता है यानी बदलाव वाला वो चीज है। जैसे आपके पास कुछ है, जैसे विनिमय में आप देखते हैं आप कुछ पैसे देंगे किसी दुकानदार को तो आपको कुछ सामान देगा, तो वो विनिमय होता है, ठीक है। ऐसे पहले वस्तु विनिमय होता था, एक वस्तु हम आपको देते थे उसके बदले में आप हमको दूसरी वस्तु देते थे, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तब की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर विनिमय समीकरण दिया है फिशर महोदय ने, इरविन फिशर ने। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत किसने दिया है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इरविंग फिशर ने दिया है। उसी सिद्धांत को देने के दौरान उन्होंने यह समीकरण दिया था एमबी बराबर पीटी, ये बात आप ध्यान रखें, क्या दिया था, एमबी बराबर पीटी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जब मुद्रा का मूल्य गिरता है तो किसे अधिक लाभ होता है। तो जब मुद्रा का मूल्य गिरता है बेटा तो किसको अधिक लाभ होता है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य गिरने से यानी मुद्रा स्फीति आने से देनदार को लाभ होता है, क्योंकि वे जो पैसा वापस करते हैं उसकी वास्तविक वैल्यू पहले से कम हो चुकी हुई होती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, देनदारों को, ठीक है। देनदार जो जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो अधिक लाभ किसको होता है, देनदारों को। मुद्रा का मूल्य गिरने से देनदारों को अधिक लाभ होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन जिसको आप कहते हैं, तो मुद्रा स्फीति को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मौद्रिक और राजकोषीय नीति के द्वारा। मौद्रिक और राजकोषीय नीति के द्वारा हम लोग मुद्रा स्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। राजकोषीय नीति यानी कि जो टैक्स वगैरह लगा देते हैं, टैक्स वगैरह की काम करता है। और केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति जो ब्याज दरें के जरिए महंगाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि राजकोषीय नीति टैक्स लगा करके कंट्रोल कर सकती है और केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति ब्याज दरों को बढ़ा करके घटा करके महंगाई को कंट्रोल कर सकती है। मुद्रा स्फीति को नियंत्रित मौद्रिक और राजकोषीय नीति दोनों
दोनों के द्वारा करा जाता है। मौद्रिक और राजकोषीय नीति, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौद्रिक और राजकोषीय नीति, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट है। मैं जो टिक लगा हुआ है वो सही नहीं है, ये बात ध्यान, मतलब कि ये नहीं कि यहाँ जो टिक लगा वही एकदम से सही है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है 5वां नंबर। मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जब, मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जब सामान्य मूल्य स्तर लगातार बढ़ता है। बिल्कुल, लगातार सामान्य मूल्य स्तर लगातार बढ़ता है। मुद्रास्फीति उसी को जनरल प्राइस लेवल राइज कंटिन्यूसली, यानी कि वो लगातार बढ़ रहा है, सामान्य मूल्य का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन जो है आ रहा है। तो 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। केवल कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ना महंगाई नहीं होता है। जब अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के दाम यानी जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाए, निरंतर बढ़े, तो उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। जब कोई चीज़ महंगी होती है तो महंगाई बढ़ने को ही मुद्रास्फीति की स्थिति कहा जाता है। क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, लोग जो है, महंगाई अगर बढ़ जाती है, सामान महंगा बिकने लगता है, तो मुद्रा का जो है क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। मुद्रा आपकी कम जो है सामान को खरीद पाती है। अब बहुत अधिक मुद्रा देकर के आप बहुत कम सामान खरीद पाते हैं, वो मुद्रा की स्फीति कही जाती है। 6वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग प्रभावित होती है। कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग जो है प्रभावित होती है आय से या ब्याज दर से या साक्षरता से या फिर आय से और ब्याज दर दोनों से। देखें, कीन्स कहते हैं प्रोफेसर कीन्स, प्रोफेसर लॉर्ड कीन्स इनका पूरा नाम था। वो कहते हैं कि लोग लेन देन के लिए आय यानी इनकम और सट्टा उद्देश्य के लिए ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर मुद्रा की मांग करते हैं। यानी आय से और ब्याज दर से दोनों जो होती है, मुद्रा की मांग जो होती है आय से और ब्याज दर से दोनों से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो लेन देन वाले होते हैं उसके लिए आय जरूरी होती है और सट्टा उद्देश्य के लिए ब्याज दर जो होता है उसके आधार पर मुद्रा की मांग जो होती है वो डिपेंड करती है। ये कीन्स महोदय कहते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान, मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है बेटा, फटाफट से आप बताएंगे। मुद्रास्फीति के दौरान उधारदाताओं को नुकसान होता है और उधारकर्ताओं को लाभ होता है। मुद्रास्फीति जैसे महंगाई बढ़ गई है तो महंगाई बढ़ने पर पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए जिसने पैसा उधार दिया है, ठीक है, उसे नुकसान हो जाता है और जिसने उधार लिया है उसको फायदा हो जाता है। ठीक है, यानी अगर आप जैसे किसी को 1 लाख रुपए दे दिए, अब 1 लाख रुपए जब आपने उसको दिए थे, ठीक है, तो महंगाई अगर बढ़ जाती है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसलिए बाद में अब 1 लाख रुपए आपको उधार, अगर जब महंगाई बढ़ गई और पैसा फिर आपका 1 लाख रुपए वापस कर दिया, तो उस 1 लाख रुपए में जहां पहले आप मान लेते हैं 20 किलो चीनी खरीदते, मतलब एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, ठीक है, या मान लेते हैं कि आप जो है 10 ग्राम सोना खरीदते, अब वही आप जो है 2 लाख में जो है 10 ग्राम सोना पाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है बेटा कि अगर मुद्रास्फीति है तो उस दौरान उधारकर्ताओं को, उधारदाता यानी जो उधार देते हैं उनको नुकसान होता है और जो उधार लेते हैं या उधार लिए हुए हैं उनको लाभ होता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है? प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आप इन चीजों को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगा, आपको कहीं पर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, यहां से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवाऊंगा इसी चैनल पर, आप बस इसको देख लीजिएगा। और एक मैराथन, महामैराथन क्लास शुक्ला एचडी पॉइंट पर आपकी आएगी, लगभग में उसमें 300-400 क्वेश्चन होंगे, वो आप देख लीजिएगा बस। ठीक है, इन्हीं सब में से तो पहले इसमें मैं आपको करवाऊंगा, फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल पर। ठीक है, चलिए प्रश्न है आपका, मुद्रा की मांग की मात्रा बढ़ जाती है। मुद्रा की मांग की मात्रा बढ़ जाती है, बताएं 8वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। मुद्रा की मांग की जो मात्रा होती है कब बढ़ जाती है? जैसे जैसे ब्याज दर जो है गिरती है, ब्याज दर जैसे जैसे गिरेगी बेटा, जैसे जैसे ब्याज दर गिरेगी मुद्रा की मांग बढ़ती जाएगी। जैसे कि ब्याज दर कम हो गई, जैसे मान लेते हैं पहले आप अगर 1 लाख रुपए किसी से लेते थे या बैंक से लेते थे तो आपको 4% ब्याज या 5% मान लेते ब्याज देना पड़ता था, यानी कि 1 लाख का आपको 5,000 रुपए महीने का या साल का जो भी हो देना पड़ता है 1 लाख रुपए का। लेकिन वही ब्याज दर बेटा क्या हो जाती, मान लेते घट जाती है, ब्याज दर वही 5 लाख रुपए, मतलब कि 5% पर जो आपको मिलता था ब्याज, तो वहां पर लोग मान लेते हैं 10 लोग कर्जा लेते हैं। लेकिन जब वही ब्याज दर जो है मान लेते हैं 4% या 3% आप देंगे, तो आप जो कर्जा लेने वाले लोग होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्याज दर गिरती है मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, कर्जा लेने वाले भी मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि ब्याज दर कम होने पर पैसा हाथ में रखना सस्ता हो जाता है, क्योंकि बैंक में रखने पर कम ब्याज मिलेगा आपको, इसलिए लोग नकदी की मांग भी बढ़ा देते हैं या उधार भी लोग बैंकों से ले लेते हैं। तो कई सिचुएशन हो जाती है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका बाबू। प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान किन लोगों को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है? 9वां नंबर, मुद्रास्फीति के दौरान किन लोगों को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है, इनमें से बताएं। 9वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुद्रास्फीति के दौरान किन लोगों को सबसे अधिक लाभ लेने की संभावना है इनमें से? तो देखिए, जो उधार के पैसे चुका रहे हैं, जो उधार के पैसे चुका रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो मुद्रास्फीति के दौरान किन लोगों को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है? जो उधार के पैसे चुका रहे हैं उनको लाभ हो जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी तो वो पैसा जो है, मान लेते हैं उसकी पैसा की क्रय शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, और जब क्रय शक्ति कम है यानी कि उसने 1 लाख रुपए पहले लिया था, उस समय महंगाई नहीं थी, सस्ता था, तो उसने अपना सामान खरीद लिया सस्ते में। अब जब महंगाई बढ़ गई है तो उसने पैसे की कीमत भी घट जाती है, तो वो पैसा 1 लाख रुपए उसको उधार दे देता है। इसीलिए आप देखते हैं ब्याज पर पैसे दिए जाते हैं, ताकि अगर पैसे की कीमत जो है घटती है तो कोई उसको दिक्कत ना हो। तो मुद्रास्फीति के दौरान लाभ किसको होता है? जो उधार के पैसे चुका रहे होते हैं, उधार जिसने लिया है उसको लाभ होता है, उधार जिसने दिया है उसको हानि होता है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा का कार्य नहीं है इनमें से? मुद्रा का कार्य क्या नहीं? 10वें नंबर देखिए, मुद्रा का काम मूल्य का भंडारण करना बिल्कुल होता है। अस्थगित भुगतान का मानक भी मुद्रा होता है, ये मुद्रा का कार्य है। ठीक है, वस्तु विनिमय का साधन, ये मुद्रा का एक कार्य नहीं है क्या? विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम भी है, वस्तु विनिमय का साधन मुद्रा नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है, मूल्य का भंडारण मुद्रा होती है, अस्थगित भुगतान का मानक भी मुद्रा का कार्य होता है। जबकि वस्तु विनिमय, ठीक है, यानी मीन्स ऑफ बार्टर जिसको कहते हैं, वस्तु विनिमय यानी एक वस्तु हम आपको दे दें और आप उसके बदले में हमको दूसरी वस्तु दे दें, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का विनिमय कहाँ हुआ? यहाँ पर तो वस्तु विनिमय हो गया ना, यहाँ पर मुद्रा का कोई काम ही नहीं लगा। हमारे पास गेहूं है, हमने एक बोरा आपको गेहूं दे दिया और आपसे हमने एक बोरा धान ले लिया, तो हमारा आपका बराबर हो गया, तो हमने ना आपको मुद्रा दी ना आपने हमको मुद्रा दी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मुद्रा का कार्य नहीं होता, वस्तु विनिमय जो होता है वस्तुओं के माध्यम से होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बार्टर सिस्टम जो होता है उसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। मुद्रा के कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का संचय करना होता है, जबकि वस्तु विनिमय में मुद्रा का कोई काम नहीं होता। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। मेरे हिसाब से आपने बड़े जबरदस्त तरीके से इन प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका है, मुद्रास्फीति की तुलना लुटेरों से की है किसने? मुद्रास्फीति की तुलना लुटेरों से किसने की है? प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं CN ब्रह्मानंद और PR ब्रह्मानंद। ठीक है, प्रोफेसर ब्रह्मानंद और वकील, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड वकील, यानी पूरा नाम इनका अगर देखेंगे तो एक का नाम है CN ब्रह्मानंद और एक का नाम है PR ब्रह्मानंद। उन दोनों ने मिलकर के मुद्रास्फीति को समाज के लिए एक अदृश्य लुटेरा कहा है, कि मुद्रास्फीति क्या है? समाज का एक अदृश्य लुटेरा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुद्रास्फीति के विपरीत है? मुद्रास्फीति के विपरीत यानी कि इन्फ्लेशन के विपरीत, तो अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन जो होता है ये मुद्रास्फीति के विपरीत है, क्योंकि मुद्रास्फीति में दाम बढ़ता है। मुद्रास्फीति में क्या बढ़ता है बेटा? मुद्रास्फीति में दाम जो होता है किसी वस्तु का बढ़ जाता है, जबकि अपस्फीति की अगर बात की जाए, मुद्रा अपस्फीति यानी डिफ्लेशन की, तो डिफ्लेशन में क्या होता है, जो है सामान्य मूल्य स्तर गिर जाता है, नहीं कि मुद्रा का माल मूल्य जो होता है वो यहाँ पर घट जाता है, नहीं कि वस्तुएं सस्ती हो जाती है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। और मुद्रास्फीति अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं बाबू, इन्फ्लेशन जिसको आप कहते हैं, इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति कहते हैं और अपस्फीति डिफ्लेशन को कहते हैं। तो इन्फ्लेशन में यानी मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति में क्या होता है बेटा? मुद्रास्फीति में वस्तुएं महंगी, यानी महंगाई अगर आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब मुद्रास्फीति चल रहा है। ठीक है, और महंगाई घट रही, इसका मतलब अपस्फीति चल रहा है। समझ में आई चीजें? यानी अपस्फीति में क्या होता है, कम पैसे में आपको अधिक सामान मिलेगा, और मुद्रास्फीति में आपको अधिक पैसे में कम सामान मिलेगा। तात्पर्य यह है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी अपस्फीति महंगाई कम होना, ठीक है, मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ना। इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ने को और डिफ्लेशन महंगाई घटने को कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? लाइक ठोको भैया, और ये नया चैनल आपका है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की क्लासेस बहुत धाकड़ अंदाज में चलती है महोदय। चलें अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यदि बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रहा है तो परिणामी मुद्रास्फीति को किसके रूप में जाना जाता है? 13 नंबर, बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं का पीछा करे, बहुत अधिक धन
बहुत कम वस्तु, यानी बहुत ज़्यादा रुपए में बहुत कम वस्तुएं आपको मिल रही, तो मुद्रास्फीति, तो परिणामी मुद्रास्फीति को किस नाम से जानेंगे? उसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसी को बोला जाता है। यानी जब मांग बहुत अधिक हो और आपूर्ति कम हो तो कीमतें बढ़ जाती हैं, ये जाहिर सी बात है। जैसे 10 सामान है और 50 जने खरीदे खातिर आएंगे 10 सामान का, तो ऑटोमेटिक दाम बढ़ जाए, यही मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति क्यों आती है? यानी कि जब डिमांड बढ़ती है तो जैसे वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं हो पाती है तो वस्तुएं महंगी हो जाती। 10 फोन है, 20 जने खरीदे खड़ा है तो कैसे बिले, तो यानी कि 10,000 के फोन वो 20,000 में बिकाए लगे। कहने का मतलब ये है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो वही चीज़ महंगी हो जाती है। जैसे शादी ब्याह के समय में सोना चांदी महंगा हो जाता है, शादी ब्याह के समय में मोटरसाइकिलें महंगी हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि डिमांड उस समय बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी मात्रा में मान लेते नहीं है, इसीलिए वो जो है महंगाई बढ़ जाती है। मोबाइल फ़ोन, ठीक है, अगर मान लेते बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई तो वो सब महंगे, कोई भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो महंगा हो जाता है, ठीक है। ये नियम है, इकोनॉमिक्स का नियम है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसको कहा जाता है, क्लियर। इसी को मांग प्रेरित मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, ठीक है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो मांग प्रेरित, यानी चूंकि मांग से प्रेरित जो है यहाँ पर मुद्रास्फीति आती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारत में मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण कौन से हैं? 14 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 14 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा बाबू? 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से है। 14 नंबर क्वेश्चन से आपका बताइएगा भैया, 14 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? बिल्कुल, 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के कारण हैं, बताएं। भारत में मुद्रास्फीति का कारण क्या है, बताएं। भारत में मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका है डी ऑप्शन, औद्योगिक उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि हो जाती है मुद्रास्फीति की वजह से, अनिश्चित कृषि विकास और घाटे की वित्त व्यवस्था, इनकी वजह से भारत में मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ रही है। औद्योगिक उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि यानी वृद्धि सही से नहीं हुई है, अनिश्चित कृषि विकास यानी कृषि का कोई जो है निश्चित विकास नहीं है, और घाटे की वित्त व्यवस्था भी अपने यहाँ पर है, यानी कि इसके लिए भारत में गरीबी जो है, गरीबी कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई बढ़ने को कहते हैं मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर इसका डी, ये सारे कारण है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका चुका 15 नंबर, मुद्रा आपूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुद्रा आपूर्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यह धन की कुल मात्रा है जो किसी देश की सरकार के पास है, नहीं। यह धन की कुल मात्रा है जो किसी देश की आम जनता के पास समयावधि के दौरान, नहीं। 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या, जब प्रश्न पूछा कौन सा कथन सत्य है, देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, यह धन की कुल मात्रा है जो किसी देश की आम जनता के पास समय के एक बिंदु पर होती है, उसी को क्या बोलते हैं? मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक की अवधारणा होती बेटा, जो एक निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती, जहां पर एक बिंदु यानी कि एक निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम पर जनता के पास उपलब्ध कुल मुद्रा को दर्शाती है मुद्रा आपूर्ति। इसका सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी दोनों नहीं होंगे, तो सी ऑप्शन 15 का लगा दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है कौन सी एजेंसी भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है? 16 नंबर, बताए कौन सी एजेंसी भारत में मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, यही कंट्रोल करता है। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मौद्रिक नीति के माध्यम से देश के मुद्रा प्रवाह और आपूर्ति का नियमन जो होता है वो आरबीआई ही करता है। आरबीआई चाहे तो महंगाई घटा दे, आरबीआई चाहे तो महंगाई बढ़ा दे, ठीक है। आगे देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, इनमें से सबसे व्यापक, 17 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 17 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें से सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मौद्रिक नीति उपकरण कौन सा है? 17 नंबर, इनमें से सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला जो मौद्रिक नीति उपकरण होता है वो है खुले बाजार की क्रियाएं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ओपन मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ओपन मार्केट जो ऑपरेशंस होते हैं वो एक प्रकार से आरबीआई जो होता है अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का सबसे अधिक उपयोग करता है, ठीक है। यही एक प्रकार से आपका होता है खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है। तो खरीदा कौन? सरकारी प्रतिभूति जो होती है, जैसे सरकारी जो सरकार होती है वो अपना कुछ प्रतिभूति, कुछ सोना चांदी या जो भी कुछ होता सरकार के पास, उसको रख करके आरबीआई से कर्जा लेती हैं, आरबीआई से पैसा लेती हैं कौन? सरकारें।
बिना मतलब के पैसा सरकारें नहीं ले सकती हैं। आरबीआई एक निश्चित मापदंड पर ही पैसा देता है, किसको? सरकारों को। तो जो सरकार जो है, सरकार मान लेते हैं पैसा, सरकार घाटे में चली तो अपनी कुछ प्रतिभूति, कुछ सरकारी चीजें, कुछ संपत्ति आरबीआई को दे देती है कि भाई इतना संपत्ति मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बदले में हमको पैसा दे दीजिए। ठीक है, तो यही होती खुले बाजार की क्रियाएं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है? बताएं। क्रेडिट कैन बी क्रिएटेड बाई, बताएं। तो साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन जो होता है, ये किसके द्वारा होता है? ये कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं उनके द्वारा होता है। इसका बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मुद्रा की आपूर्ति होती है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन ऋण या साख का सृजन व्यवहारिक रूप से वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा अपनी जमा राशियों के माध्यम से किया जाता है। चूंकि आप देखते हैं जो जैसे एसबीआई जो होता है वाणिज्यिक बैंक है। अब ये क्या करेगा? ये जो है जनता को पैसा देगा, यही देगा ना, साख सृजन करेगा। जैसे अगर आरबीआई से पैसा कौन लेता है? वाणिज्यिक बैंक वगैरह लेते हैं, कॉमर्शियल बैंक लेते हैं। अब ये कॉमर्शियल बैंक जनता को उधार देते हैं, जनता को एक प्रकार से जो है पूंजी देते हैं टैक्स पर। ठीक है, पैसे मतलब कि उनको ब्याज पर। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बैंकिंग कंपनियों पर लागू नहीं होता है? तो बैंकिंग कंपनियों पर कौन सा नियम लागू नहीं होता है? कंपनी अधिनियम लागू नहीं होता, बिल्कुल नहीं। बैंकिंग विनिमय अधिनियम नहीं लागू होता। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम ये भी नहीं लागू होता। तो ये एक प्रकार से दिए गए विकल्पों के संदर्भ में यह प्रश्न थोड़ा अस्पष्ट था, देख रहा है। कहने का मतलब है क्योंकि बैंकिंग कंपनियों पर बैंकिंग विनिमय अधिनियम और आरबीआई अधिनियम दोनों लागू होते हैं। हालांकि सामान्य बैंकिंग कार्यों के लिए विशेष अधिनियमों को प्राथमिकता दी जाती है। तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो होता है ये एक प्रकार से बैंकिंग कंपनियों पर लागू होता है। बैंकिंग कंपनियों पर क्या? बैंकिंग विनिमय अधिनियम और आरबीआई अधिनियम, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, ये दोनों एक प्रकार से लागू होता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर कंपनी अधिनियम, इसमें मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेटा वो गलत है, यहाँ पर नहीं वाला काट दीजिएगा तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 19 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा मौद्रिक उपकरण नहीं है? 20 नंबर, मौद्रिक उपकरण कौन सा नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए। इनमें से कौन सा मौद्रिक उपकरण नहीं है? तो इनमें से मौद्रिक उपकरण कौन सा नहीं है? देखिए, एसएलआर ये होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी है और सीआरआर भी होता है। ये सब आपके मौद्रिक उपकरण हैं। जबकि डेफिसिट फाइनेंसिंग ये नहीं है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होता है बेटा ये एक प्रकार से मौद्रिक उपकरण नहीं है। तो है क्या? देखिए, एसएलआर, सीआरआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको ओएमओ बोलते हैं, ठीक है, ये सब जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौद्रिक उपकरण हैं। जबकि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होता है जिसको हीनार्थ प्रबंधन हिंदी में कहते हैं, एक राजकोषीय उपकरण होता है वो, जिसका उपयोग सरकार जो होती है अपने खर्चों को कंप्लीट करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकारें करती हैं। एक राजकोषीय उपकरण होता है कौन? डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न आपका आ चुका है, एचडीएफसी बैंक किसका उदाहरण है? एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो एक निजी बैंक है एचडीएफसी, यानी प्राइवेट बैंक है। ठीक है, प्राइवेट बैंक, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, निजी बैंक है। जबकि आप देखते हैं जो है जैसे आपका पीएनबी एक ऐसा बैंक है, वो सरकारी बैंक है। ठीक है, सार्वजनिक बैंक है, पब्लिक बैंक है वो। क्लियर? तो एचडीएफसी एक प्राइवेट बैंक होता है। ठीक है, भारत सरकार का एक निजी और प्रमुख बैंक है एचडीएफसी, सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। सार्वजनिक या सरकारी बैंक ये नहीं है, विदेशी बैंक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, विदेशी बैंक भी ये नहीं है। ठीक है, ये कैसा बैंक है? ये एक प्रकार से निजी बैंक होता है, प्राइवेट बैंक है। क्लियर? 22 नंबर, बढ़िया काम करता है एचडीएफसी भी, एसबीआई भी बढ़िया काम करते हैं, पीएनबी भी बढ़िया काम करता है। अगला क्वेश्चन आपका, यह आरबीआई का कार्य नहीं है। आरबीआई का कार्य क्या नहीं? बताएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या काम नहीं है? देखिए, मुद्रा की छपाई करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, क्रेडिट नियंत्रक के रूप में भी यही काम करता है। क्लियर? सिक्के जारी करना नहीं। विदेशी मुद्रा का अभिरक्षण, विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक भी होता है ये। यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं होता है? आरबीआई का काम सिक्के जारी करना जो होता है यही नहीं होता है। भारत में 1 रुपए के नोट और सभी सिक्के जो होते हैं वो कौन छापता है? वो भारत सरकार छापती है बेटा। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। आप देखेंगे 1 रुपए की नोट पर या जो है सिक्कों पर, यहाँ पर जो है
आरबीआई से नहीं छपता है, ठीक है। आरबीआई केवल नोट छापती है और बड़े नोटों को छापती है, 1 रुपए की नोट भी आरबीआई नहीं छापती है। अगर आरबीआई छापेगी तो गवर्नर का सिग्नेचर होगा, ठीक है। लेकिन जो सिक्का वगैरह छपता है बेटा, सिक्का और 1 रुपए का नोट, ये भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय होता है वो जारी करता है। तो सिक्के जारी करना ये आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं होता है। करेक्ट आंसर का क्या होगा? सिक्के जारी करना ये काम नहीं। सिक्के जारी कौन करता है? प्रश्न ये भी उठता है ना। तो सिक्के कौन जारी करता है बेटा? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। 1 रुपए की नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? वित्त मंत्री का सिग्नेचर होता है, साफ, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आरबीआई नोटों की छपाई करता है, कर्जा को नियंत्रित करता है, ऋण नियंत्रण करता है, ये सब करता है, ठीक है। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये सब चीजें आरबीआई के अंतर्गत आती हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 23 नंबर प्रश्न है आपका, सीमितता के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताएं। सीमितता का नियम, ला ऑफ जो है स्कैरिटी की, स्कैरिसिटी कह सकते हैं। तो सीमितता के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इनमें कहा गया है सीमितता के नियम में कि उपभोक्ता की इच्छाएं कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट होती हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता जो होता है बेटा, उसकी इच्छाएं कभी भी संतुष्ट नहीं होती। अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत यही है कि संसाधन सीमित हैं और मानवीय इच्छाएं असीमित हैं, क्योंकि मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है और मनुष्य हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। इसीलिए इच्छाएं तो अनंत हैं लेकिन संसाधन सीमित हैं। तो सीमितता का नियम यही कहता है कि उपभोक्ता की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती पूरी तरीके, क्योंकि उसका एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है। करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन ही लगेगा। आगे देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका महोदय। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या है? अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या, फटाफट से 24 नंबर कौन बताएगा? 24 नंबर का कौन बताएगा भाई? बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने आपको बता दिया है, इससे बेटर आपको कहीं पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको चीजों को समझाया है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, सीमित संसाधनों को इस तरह प्रयोग करना कि समाज की असीमित इच्छाएं और जरूरतें पूरी हों। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या यही होती है। इसी पर पूरा का पूरा जो अर्थशास्त्र है वही टिका है, क्योंकि अर्थशास्त्र की मूल चयन की समस्या होती है, क्योंकि संसाधन सीमित है और मानवीय इच्छाएं, आवश्यकताएं अनंत होती हैं। उन्हीं अनंत इच्छाओं की पूर्ति जो होती है सीमित संसाधनों के द्वारा करना होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश के केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? 25 नंबर बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा देश के केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण जो होता है केंद्रीय बैंक करता है, बिल्कुल करता है। ए ऑप्शन सही है, यानी ए वाला करता है, बिल्कुल करता है 25 का, ठीक है। आम जनता से जमा स्वीकार करना, ये जो है ये नहीं करता। बाकी आप देखते हैं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर 25 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि केंद्रीय बैंक जो होते हैं ये आपका विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक जो होते हैं। आम जनता से जमा स्वीकार करना, ये एक प्रकार से कौन सा कार्य? यही काम नहीं है। बाकी विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण का काम केंद्रीय बैंक करते हैं। आम जनता से जमा को स्वीकार केंद्रीय बैंक नहीं करते हैं, ठीक है। आम जनता से जो जमा स्वीकार करना होता है, यानी कि जो आम जनता जिन बैंकों में अपना खाता खुलवाती, जमा करती है, निकालती है, वो आपके वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं, ना कि केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो केंद्रीय बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसी का खाता खुलता है? नहीं खुलता है, यानी वह केंद्रीय बैंक है, विदेशी मुद्रा का संरक्षक है, वो नोट छापने का काम करता है। जबकि आम जनता से जमा स्वीकार कौन करता है? जमा करते हैं आम जनता और निकालती पैसा, वो आपका जैसे एसबीआई हो गया, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, पीएनबी हो गया, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो ये सब वाणिज्यिक बैंक है बेटा, यानी कि ये आम जनता से जमा स्वीकार करना ये काम जो है केंद्रीय बैंक का नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सी एजेंसी भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है? मुद्रा आपूर्ति को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन भी इसी के जैसा था। अगला 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वस्तु विनिमय प्रणाली। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष क्या है? पहला दोष ये है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव यहाँ पर रहता है। दूसरी बात, मूल्य के मापन में भी इसमें कमी होती है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है वस्तु विनिमय में, हम कोई वस्तु महंगी है तो हम उसको ज़्यादा दे देते हैं और कोई चीज़ सस्ती है तो उसका कोई हम एग्जैक्ट माप नहीं निकाल पाते।
मूल्य के संग्रहण में कठिनाई भी होती है, ठीक है, क्योंकि किसका मूल्य कितना है इस पे भी डिबेट रहती है। तो इसलिए जो है वस्तु विनिमय प्रणाली ये सारे दोष हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। 28 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट मनी है इनमें से, बताएं निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट मनी है। 28 नंबर क्रेडिट मनी इनमें से कौन सा है। देखिए चेक और ड्राफ्ट, प्रामिसरी नोट और एक्सचेंज नोट, ये सब जो होते हैं ये क्रेडिट मनी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। चेक, ड्राफ्ट और प्रामिसरी नोट जो होते हैं ये सब जो है क्रेडिट मनी या साख मुद्रा के रूप में जाने जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकट धन है इनमें से, बताएं निकट धन। निकट धन क्या होता है बेटा, निकट धन नियर मनी जिसको आप कह सकते हैं। देखें बॉन्ड हो गया आपका, बीमा पॉलिसी है, प्रतिभूति सरकारी कोई है, कुछ कोई प्रतिभूति है, आसानी से नकदी में इसको बदल सकते हैं आप, इसीलिए इन्हें निकट धन कहते हैं। कोई बॉन्ड है, कोई बीमा पॉलिसी, कोई प्रतिभूति आपके पास है, कोई सोना चांदी आप रखे हैं, उसको तुरंत बेच करके आपके पास नगद पैसा आ जाता है। तो ये सब आपके क्या है, ये सब निकट धन होते हैं। ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन आपका आ चुका, मुद्रा की विशेषता क्या है। मुद्रा की विशेषता सामान्य स्वीकारता, मुद्रा को सभी लोग स्वीकार करते हैं। सजातीय इकाई होती है, तरल संपत्ति होती है, ये लिक्विडिटी इसमें बढ़िया तरीके से होती है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे गुण जो होते हैं मुद्रा के यानी कि मनी के ही होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक, बताएं अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक जो होते हैं वो नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR पर काम करता है। CRR नगद आरक्षित अनुपात कम करता है, ठीक है, RCRR, ठीक है, CRR जिसको आप कह सकते हैं ए ऑप्शन। CRR कम होने से वाणिज्यिक बैंकों के पास अधिक पैसा बचता है, जिससे वे बहुत ज़्यादा ऋण दे पाते हैं और इससे निवेश जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका कहीं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय बैंक जो होते हैं नगद आरक्षित अनुपात इसका कम करता है। CRR जिसको आप कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, रेड्यूस कैश रिजर्व रेशियो। तो CRR का मतलब क्या होता है, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो को CRR कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक नगद आरक्षित अनुपात को कम कर देते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संस्था जो ऋण देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है उसे किसके रूप में जाना जाता है। 32 नंबर, तो इसको हम जानते हैं किसके रूप में, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वह संस्था जो ऋण देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है उसे हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक बोलते हैं उसको, ठीक है। बैंकों का मुख्य व्यवसाय ही जमा स्वीकार करना और ऋण देना होता है, कि जैसे जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो बैंक में जमा कर देते हैं, जिसके पास पैसा नहीं वो कर्जा ले लेते हैं। ये काम वाणिज्यिक बैंक करते हैं, जैसे SBI, PNB, ये सब, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य है। देखिए जमा स्वीकार करना, क्रेडिट निर्माण करना और एजेंसी का कार्य करना, ये सारे काम जो होते हैं वाणिज्यिक बैंक का ही होता है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी काम जो होते हैं ये एजेंसी कार्य में, जैसे बिल का भुगतान करना, ये सब बैंकों के काम होते हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न है किसके द्वारा केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता में वृद्धि कर सकता है, बताएं किसके द्वारा केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता में वृद्धि कर सकता है। तो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद करके, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको खरीद करके क्या हो सकता है, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता में वृद्धि कर सकता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का विशुद्ध रूप से निजी स्वामित्व है, बताएं। 35 नंबर, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का विशुद्ध रूप से निजी स्वामित्व होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हर चीज जो होती है, कैपिटलाइज इकोनॉमी में या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, हर चीज पर अधिकार जो होता है पूंजीपतियों का होता है। ये बात आप ध्यान, इसमें उत्पत्ति के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर निजी कंपनियों का जो है निजी कंपनियों का पूरा वो होता है, क्लियर, अधिकार होता है। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतें कौन तय करता है, बताएं। 36 नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति, प्रश्न क्या पूछा गया है 36 नंबर का। प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतें कौन तय करता है। तो बाजार का जो बल होता है यानी मार्केट फोर्सेस जो होते हैं वही एक प्रकार से कीमतें निर्धारित करते हैं। मांग और आपूर्ति ही वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करती है, डिमांड एंड सप्लाई पर पूरा होता है। डिमांड बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की तो महंगाई, मतलब कि वो रेट महंगा हो जाता है, और जैसे डिमांड कम हो जाती है वस्तु की तो जो है वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, ठीक है। सब डिमांड का खेल है और सप्लाई का खेल है। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति है। 37 नंबर। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति कौन है? वो है लाभ का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाभ का उद्देश्य जो होता है पूंजीपति अर्थव्यवस्था में समाज सेवा का कोई महत्व नहीं होता है, ना ही निजी संपत्ति और ना ही प्रतियोगिता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें लाभ का उद्देश्य जो होता है इसमें बिल्कुल भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति होती है। तो इसका करेक्ट लाभ का उद्देश्य, यानी लाभ के उद्देश्य से ही ये लोग काम करते हैं। ठीक है, ये लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं पूंजीवादी लोग। प्राइवेट चीजें जो होती हैं वो केवल पैसा कमाने के लिए होती हैं। सरकारी चीजें जो होती हैं वो पब्लिक के लिए होती है, क्योंकि पब्लिक से फिर से उनको सरकार में आना है। 38 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप जो है सीमित है? बताएं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकारी जो है हस्तक्षेप सीमित होता है? तो मार्केट इकोनॉमी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है बेटा? सरकार की हस्तक्षेप बहुत कम होता है। ठीक है, जबकि मिश्रित में सरकार का हस्तक्षेप बराबर होता है, समाजवादी में तो पूरा का पूरा सरकारी काम ही होता है। देखिए, अब मार्केट इकोनॉमी कहाँ पर है? अमेरिका में है। समाजवादी इकोनॉमी कहाँ पर है? रूस में है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पर है? ये अपनी इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में प्राइवेट बस भी चलती है, सरकारी बस भी चलती है, लेकिन अमेरिका में आप देखते हैं केवल प्राइवेट चीज़ें चलेंगी। रूस में केवल सरकारी चीज़ें सब कुछ होती हैं। 39 नंबर क्वेश्चन से लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क अप्रोच दिया गया है। बताएं। प्रश्न आपसे पूछा गया है लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, ये अप्रोच किसके द्वारा दिया गया है? ये अप्रोच दिया है जेम्स टोबिन ने। जेम्स टोबिन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स टोबिन जो सिद्धांत है, जो ये निवेश और जोखिम के बीच के अंतर को या संबंध को जो है दिखाता है, ये जो सिद्धांत है इनका जेम्स टोबिन का। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मनी इज टेम्पररी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर दिया गया किसके द्वारा? मनी इज अ टेम्पररी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर, किसके द्वारा ये शब्द कहा गया है? ये मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था कि मुद्रा क्रय शक्ति को भविष्य के लिए संचित करने का एक माध्यम होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र में क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बताइए। 41 नंबर, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? तो ये स्वामित्व के आधार पर होता है। किसके आधार पर बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सी ऑप्शन। ठीक है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकरण जो होता है स्वामित्व के आधार पर होता है, जो कि सरकार जो है सार्वजनिक चीजों का मालिक होता है। ठीक है, सरकार मालिक है तो सार्वजनिक, ठीक है। यदि निजी व्यक्ति है तो निजी क्षेत्र होता है। तो कहने का मतलब है कि जो है ये चीजें होती है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वामित्व के आधार पर जो है अंतर देखने को मिलता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन गतिविधि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? 42 नंबर, कौन सी गतिविधि जो होती है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है बेटा? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधि? तो संचार और बैंकिंग जो होती है तृतीय जो है गतिविधि के अंतर्गत आती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें बैंकिंग, परिवहन, संचार ये सब जो है तृतीयक में आते हैं, जबकि कृषि वगैरह जो होता है, जंगल से लकड़ी काटना, ये सब प्राथमिक में आता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संगठित क्षेत्र के संबंध में सही कथन है? 44 नंबर, बताएं। 43 नंबर, संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के संबंध में कथन कौन सा सही है? देखिए, यह सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, यहाँ रोजगार की शर्तें तय होती हैं, बिल्कुल नहीं। यह कम मजदूरी भी प्रदान करता, नहीं। तो जो संगठित क्षेत्र होता है उसके संबंध में यह क्षेत्र सरकार के साथ पंजीकृत है, बिल्कुल पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, यानी कि पहला और चौथा। पहला चौथा किस में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में दिया है, पहला और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और चौथा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, ब्याज दर के बारे में कौन सा कथन सच है? ब्याज दर के बारे में कौन सा कथन सच है? तो ब्याज दर अल्प अवधि में स्थिर रहता है, बिल्कुल कम समय में स्थिर रहता है ब्याज दर। बाकी आप देखते हैं अल्प अवधि में अस्थिर माने बदलता, बिल्कुल इसका करेक्ट है। कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि सामान्यतः ब्याज दरें अल्पकाल में स्थिर मानी जाती हैं। हालांकि यह केंद्रीय बैंक की नीतियों पर डिपेंड करता है कि कब वो महंगी होगी कब सस्ती, लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थक क्षेत्र का हिस्सा है? चतुर्थक क्षेत्र, बताएं। 45 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 नंबर का कौन बताएगा बाबू? 45 नंबर का फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थक क्षेत्र, बताएं, जो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी जो होता है चौथे क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि जो होता है बेटा, कृषि आपका फर्स्ट
के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद में घर निर्माण ये सब करना, ठीक है, तो ये सब द्वितीयक में आता है। परिवहन संचार ये सब आपका तृतीयक में आता है। सूचना प्रौद्योगिकी आपका चतुर्थ श्रेणी में आता है। अर्थव्यवस्था का चतुर्थ क्षेत्र जो है ज्ञान पर आधारित है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान या विकास वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब आते हैं। बैंकिंग और रेस्टोरेंट तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बैंकिंग और रेस्टोरेंट जो होते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी घर बनवाना हुआ, ये सब चीजें आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हुआ। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस क्षेत्र में सरकार अधिकांश संपत्ति का मालिक है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? 46 नंबर, तो सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर, इसका बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि सरकार का नियंत्रण स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर यहाँ पर पूरा होता है। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को मिला लें तो मिश्रित बन जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जिसे भारत अपना मिक्स्ड इकोनॉमी का एक अच्छा उदाहरण है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 48 नंबर प्रश्न, आप देखेंगे महोदय। प्रश्न 48 नंबर आपका, स्वतंत्रता के समय से ही भारत ने एक नियोजित अर्थव्यवस्था का अनुसरण क्यों किया है? बताएं। 48 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। स्वतंत्रता के समय से ही भारत ने एक नियोजित अर्थव्यवस्था का अनुसरण इसलिए किया है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व भारत के नियोजन दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं। तो केवल दो बिल्कुल राइट आंसर इसका बी ऑप्शन ही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। 49 नंबर प्रश्न है, भारत में कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए ऋण के वितरण में किन बैंकों या संस्थानों की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है? बताएं। 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर राइट आंसर, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। बताइए बाबू, 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, बहुत बढ़िया, लगा दीजिएगा 49 नंबर का। उनचास नंबर का क्या लगेगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग लगा दिए हैं। 49 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, तो भारत में कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए ऋण के वितरण में जो है वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं उनकी हिस्सेदारी अधिक होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में शामिल है। सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में कौन शामिल है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में कौन शामिल है? बताएं। 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक व्यय, तीनों शामिल है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सार्वजनिक प्राधिकरणों में शामिल है। सार्वजनिक प्राधिकरणों में आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तीनों शामिल हैं, ठीक है। तो जो पब्लिक अथॉरिटीज इंक्लूड सभी लोकल गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल, सब। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में कर की एक विशेषता, कर की विशेषता कौन सी होती है बेटा? कर जो होता है अनिवार्य होता है, कर यानी टैक्स अनिवार्य भुगतान है, जिसे मना नहीं किया जा सकता है। इसका ए ऑप्शन यानी कंपलसरी होता है। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कर का मुख्य उद्देश्य होता है सार्वजनिक राजस्व बढ़ाना, ठीक है। सी ऑप्शन सार्वजनिक राजस्व बढ़ाना, ये इसका जो है कर का मुख्य उद्देश्य होता है। 53 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न है, कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है? तो एडम स्मिथ जो हैं वो अर्थशास्त्र के जनक हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने समानता का सिद्धांत दिया, इक्विटी का सिद्धांत दिया है, समानता का सिद्धांत, ठीक है, इक्विटी का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडम स्मिथ ने करके 4 नियम दिए हैं। पहला कौन सा है? समानता सिद्धांत, दूसरा है निश्चितता सिद्धांत, तीसरा कौन सा है? तीसरा सुविधा, और चौथा मितव्ययिता। ये एडम स्मिथ ने 4 नियम दिए हैं, समानता का नियम, निश्चितता का नियम, सुविधा का नियम और मितव्ययिता का नियम, ये एडम स्मिथ ने दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 55 नंबर, तो आपका 54 का डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय कर प्रणाली कैसी है? भारतीय कर प्रणाली जो है प्रोग्रेसिव है यानी प्रगतिशील है, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भारत में आप देखिए जैसे जैसे आय बढ़ती है कर की दर भी बढ़ती जाती है, इनकम टैक्स जो होता है स्लैब वो बढ़ता जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, प्रत्यक्ष करों का भार किसके द्वारा वहन किया जाता है? यानी डायरेक्ट जो टैक्स होते हैं उसका भार जिन पर लगाया जाता है जनता, जैसे मान लेते हैं आप 10 लाख कमा रहे हैं एक महीने का, तो आपका जो टैक्स लगेगा वो एक प्रकार से आपको सरकार को डायरेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिन पर ये लगाया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्हीं को डायरेक्ट देना पड़ता है। और अप्रत्यक्ष कर जो होता है, जैसे कि आप कोई सामान खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं या आप सोना खरीदते हैं, तो सोने पर 3% जीएसटी आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे 1 लाख का आपने सोना खरीदा तो 3,000 रुपये आपको सरकार को देना पड़ता है, ये होता है प्रत्यक्ष कर।
सॉरी ये होता है आपका इनडायरेक्टली टैक्स, ठीक है। ये आप सरकार को डायरेक्टली नहीं देते, आप वस्तु कर दे रहे हैं, यानी कि वस्तु खरीदने पर दे रहे हैं। और आप मान लेते हैं आपने कमाया 1 लाख रुपए महीने का, अब उस पर जो आपको टैक्स देना होता है इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स में अगर आएगा आपका 12 लाख से ऊपर अगर एक साल में कमाते तो आप इनकम टैक्स जो है वो भरते हैं, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अनुपातिक कर प्रणाली में कर की दरें बनी रहती हैं। 57 नंबर, अनुपातिक कर प्रणाली में जो कर की दरें होती हैं वो स्थिर रहती, कांस्टेंट रहती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप चाहे जितनी मतलब आय चाहे जितनी हो, कर की परसेंटेज जो है इसमें समान रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राज्य की बढ़ती भागीदारी, राज्य की बढ़ती गतिविधियों के नियम के प्रतिपादक कौन है? उनके प्रतिपादक हैं वेगनर महोदय। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेगनर का नियम कहता है कि समाज की प्रगति के साथ सरकारी आय बढ़ता है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न कारपोरेट इनकम टैक्स निम्न पर लगाया जाने वाला टैक्स है, किन पर? बताएं। कारपोरेट इनकम टैक्स जो होता है वो कंपनियों पर लगाया जाता है, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कारपोरेट इनकम टैक्स जो होता है कंपनियों पर लगाया जाता है, कंपनियों के शुद्ध लाभ पर, जो कंपनियों लाभ कमाते हैं उन्हीं लाभ पर जो है कारपोरेट इनकम टैक्स जो होता है वो लगाया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन से 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजस्व का मुख्य या प्रमुख स्रोत है? 60 नंबर, भारत में राजस्व का प्रमुख स्रोत अप्रत्यक्ष कर जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है भारत में राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत होता है अप्रत्यक्ष कर, चूंकि यहाँ पर जो सामान आप खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगता है अप्रत्यक्ष कर है। जैसे वर्तमान में जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर का एक प्रकार से राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा है। जैसे आप देखते हैं कई बार प्रत्यक्ष कर भी शीर्ष पर रहता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, चूंकि अप्रत्यक्ष कर से ही भारत में अधिकतर मात्रा में पैसे, जो चूंकि मिडिल क्लास के लोग जो है उतना पैसा नहीं कमाते हैं कि वो जो है डायरेक्टली टैक्स जो है दे सरकार को, वो अपना जीविका विहीन के लिए, मतलब जीविका के लिए कमाते हैं, उतना टैक्स फ्री रहते हैं, लेकिन जब वो कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर वो टैक्स जरूर देते हैं। जीएसटी अब सब पर लगने लगा है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कर नहीं है? बताएं। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु कर नहीं है? बताएं। वस्तु कर इनमें से कौन सा नहीं है? उत्पाद शुल्क वस्तु कर है, सीमा शुल्क जो होता है ये भी वस्तु कर है, निगम कर जो होता है बेटा यानी कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है ये आपका वस्तु कर नहीं होता है, बाकी चुंगी भी एक वस्तु कर ही होता है। निगम कर जो है ये आपका क्या नहीं होता है? निगम कर बेटा, निगम कर जो होता है ये वस्तु कर नहीं होता है। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क वस्तुओं पर लगते हैं, जबकि निगम कर जो होता है वो आय पर लगता है। आय पर प्रत्यक्ष रूप से लगने वाले कर को हम लोग निगम कर कहते हैं। निगम कर क्या होता है? कारपोरेशन टैक्स, मतलब डायरेक्टली आप पर लगता है, ठीक है, उसको निगम कर कहते हैं। जबकि उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, जैसे आप कहीं पर इसे आप अब सीमा शुल्क आप समझ लीजिए, टैक्स जब आप देते हैं, जैसे कहीं टोल प्लाजा पर जाते हैं तो आप जो है एक जिला की सीमा से दूसरे जिला में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आपको टैक्स देना पड़ता है, वो आपका सीमा शुल्क के अंतर्गत आ जा सकता है। उत्पाद शुल्क, जैसे आप कुछ सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स आपको देना पड़ता है। सोना मैंने आपको बताया 3% जीएसटी आपको देनी पड़ती है। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क ये सब वस्तु कर होते हैं, जबकि निगम कर जो होता है बेटा ये आय पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है गैर प्रतिद्वंदता और गैर बहिष्कृतता विशेषताएं किसकी हैं? 62 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? 62 बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। 62 करेक्ट आंसर कौन बताएगा भाई? बहुत बढ़िया तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। 62 नंबर बताइए। गैर प्रतिद्वंदता और गैर बहिष्कृतता विशेषताएं किसकी हैं? तो ये होती हैं सार्वजनिक वस्तुओं की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक वस्तुएं जैसे स्ट्रीट लाइट सबके लिए समान रूप से उपलब्ध होती है और किसी को इसके उपयोग से रोका नहीं जा सकता है, तो यही होती हैं आपकी, क्या होती हैं? इसी को बोलते हैं बेटा सार्वजनिक वस्तुएं। तो ये एक प्रकार से गैर प्रतिद्वंदता और गैर बहिष्कृतता, यानी कि इसमें किसी को रोक टोक कुछ भी नहीं होता है, सबके लिए समान होता है, तो डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सार्वजनिक वस्तुएं गैर प्रतिस्पर्धी होती हैं यदि, सार्वजनिक वस्तुएं गैर प्रतिस्पर्धी हैं यदि यदि एक व्यक्ति द्वारा उपभोग अन्य व्यक्तियों की खपत को कम करता है, तो ऐसी स्थिति में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक वस्तुएं गैर प्रतिस्पर्धी तब होंगी जब एक व्यक्ति के द्वारा उपभोग अन्य वस्तुओं की खपत से कम नहीं करता, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय रक्षा, एक व्यक्ति की सुरक्षा बढ़ने से दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा कम नहीं होती है, तो ये एक प्रकार से सार्वजनिक वस्तुओं की गैर प्रतिस्पर्धी चीजें होती हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फ्री राइडर समस्या इसकी विशेषताओं में से एक है। 64 नंबर, फ्री राइडर समस्या इसकी विशेषताओं में से एक है, क्या है? सार्वजनिक वस्तुओं की, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता क्या होती है? फ्री राइडर समस्या, ठीक है। क्योंकि किसी
किसी को इसके उपयोग से रोका नहीं जा सकता, सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग से, इसीलिए लोग बिना भुगतान किए इनका लाभ उठाते हैं। जैसे इसीलिए इसको फ्री राइडर कहा समस्या भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस पे किसी को रोकने का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं पर सभी का अधिकार होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निजी वस्तुओं की विशेषता क्या है? निजी वस्तुओं की विशेषता बेटा क्या है, बताएंगे। निजी वस्तुओं की विशेषता है बहिष्करण का सिद्धांत का अनुप्रयोग होता है, उपभोग में प्रतिद्वंद्विता होती है और कीमतों का भुगतान भी इसमें होता है। निश्चित तो निजी वस्तुओं की सारी विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है, शिक्षा एक उदाहरण है। शिक्षा किसका उदाहरण है बेटा? सार्वजनिक वस्तुओं का नहीं, मेरिट वस्तुओं का, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा जो होता है मेरिट वस्तुएं होती हैं। मेरिट वस्तुएं क्या होती हैं? मेरिट वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग समाज के लिए लाभकारी होता है और सरकारें इनके उपभोग को बढ़ावा भी देती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट। मेरिट वस्तुओं को शिक्षा कहा जाता है, शिक्षा जो है मेरिट वस्तु है। 67 नंबर क्वेश्चन से, वे वस्तुएं जिनके उपभोग और उपयोग को बढ़ावा देना होता है कहलाती हैं। 67 नंबर, वे वस्तुएं जिनके उपभोग और उपयोग को बढ़ावा देना होता है वे वस्तुएं ही मेरिट वस्तुएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरिट वस्तुएं उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिनका उपयोग समाज के लिए लाभकारी होता है, सरकार इनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हमेशा काम करती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब सभी के लिए होती हैं। 68 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, मेरिट गुड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो मेरिट गुड की अवधारणा प्रस्तुत की गई है आर ए मसग्रेव के द्वारा। आर ए मसग्रेव ने प्रस्तुत किया है किसको? मेरिट गुड की अवधारणा। रिचर्ड मसग्रेव पूरा नाम है इनका। सबसे पहले मेरिट गुड्स और पब्लिक गुड्स के बीच में अंतर इन्होंने ही डिफाइन किया था। आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। प्रश्न है, कर स्थानांतरण कैसा कौन सा है इनमें से? कर स्थानांतरण फटाफट से बताएंगे। 69 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर, कर स्थानांतरण यानी टैक्स शिफ्टिंग जिसको आप कहते हैं, कौन सा इनमें से? देखिए, कर का भार दूसरों पर डालने को ही हम लोग कर स्थानांतरण कहते हैं। कर का भार स्वयं वहन करना नहीं, कर का भार दूसरों पर डालना, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर का भार दूसरों पर डालना यानी जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपना कर का बोझ किसी और पर जैसे ग्राहकों पर डाल देती है तो उसे कर का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि जीएसटी, अब जीएसटी जैसे सरकार को देना है, अब जैसे सरकार कंपनियों पर टैक्स लगाती है, कंपनियां टैक्स देती हैं, लेकिन वो कंपनी जो होती है वो अब खुद टैक्स नहीं देती, वो जनता से टैक्स लेती है। वो यहीं पर वैसे अब टैक्स बढ़ जाएगा अगर सरकार का, तो कंपनी जो है वस्तुएं महंगी कर देंगी। अब वो सीधा कंपनी वाले टैक्स ना दे करके जनता टैक्स देती है उसका। इसी को बोलते हैं कर हस्तांतरण, यानी कि कर जो होता है जैसे 3% जीएसटी है, या मान लेते हैं 6% जीएसटी मान लेते हैं, या कोई भी परसेंटेज, तो 6% जो होता है वो इंक्लूड कर देते हैं। सोना खरीदने आप जाएंगे तो जितने से मान लेते हैं 1 लाख का सोना आपने खरीदा तो 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा जीएसटी के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका कर हस्तांतरण का, ठीक है। इसका जब कर का भार दूसरों पर डालना होता है और दूसरे व्यक्ति उसको देते हैं। अगला को 70 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, कौन सा कर दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? 70 नंबर, तो जो संपत्ति कर होता है वो दूसरों पर आप स्थानांतरित नहीं कर सकते, जबकि उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और मनोरंजन कर ये सब आप दूसरों पर टाल सकते हैं। प्रत्यक्ष कर जो होता है संपत्ति कर, जैसे आय कर, संपत्ति कर, जैसे आप कमाते तो आपको ही कर देना पड़ेगा, ठीक है, कोई दूसरा नहीं देगा, तो उसको आप नहीं टाल सकते। 71 नंबर, एक कर जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? तो वो कर कौन सा होता है जिसको स्थानांतरित किया जा सकता है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे कंपनियां खुद ना देकर के जनता से उसको दिलवा देती हैं सरकार को, जैसे जीएसटी हो गया, या दुकानदारों पर लगता है लेकिन वे इसे ग्राहकों से चूस लेते हैं, खुद दुकानदार नहीं देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, प्रत्यक्ष कर के मामले में कराघात और करापात क्या होता है? प्रत्यक्ष कर के मामले में कराघात यानी इम्पैक्ट और करापात यानी जो है इंसिडेंस, ये क्या होते हैं? तो एक ही व्यक्ति पर होता है प्रत्यक्ष कर में। प्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस पर कानूनी रूप से लगाया जाता है उसको ही अंतिम भुगतान करना पड़ता है, वो दोनों एक ही होते हैं, करापात कराघात दोनों, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका, कर भार का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 73 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 73 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि कर का भार आधुनिक सिद्धांत के द्वारा, आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा कर भार का दिया गया है? तो किसने दिया है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आर ए मसग्रेव ने दिया इसको, आर ए मसग्रेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर के प्रभाव और भार के आधुनिक सिद्धांतों में मसग्रेव और डाल्टन का नाम प्रमुखता से आता है, ठीक है। डाल्टन का भी नाम आता है लेकिन आर ए मसग्रेव इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, वह सरकार
जो कम से कम कर लगाती है सर्वोत्तम है, किसकी मान्यता है? ऐसी सरकार जो कम से कम कर लगाए वही सर्वोत्तम सरकार है, ऐसा मानना था किसका? ये क्लासिक है, यानी क्लासिक सिद्धांत है, क्लासिकल सिद्धांत है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लासिकल जो सिद्धांतवादी जो अर्थशास्त्री रहे उनका मानना रहा है कि ऐसी सरकारें जो कम कर लगाती हैं वही सर्वोत्तम सरकारें होती हैं। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो होते हैं, ठीक है, वही लोग, ठीक है, ये सब ऐसा करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न, मूल्य अनुसार शुल्क लगाया जाता है। लंबाई पर, वजन पर, उपयोगिता पर, कीमत पर। तो मूल्य के अनुसार शुल्क लगाया जाता है किस पर बेटा? तो कीमत पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 76 नंबर प्रश्न है, कर परिहार क्या है? कर परिहार की अगर बात की जाए, टैक्स एवॉइडेंस इसको आप कह सकते हैं। ये एक प्रकार से कर परिहार वैध होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर परिहार कानून के दायरे में रह करके कर बचाने का तरीका होता है, जैसे निवेश पर छूट, जबकि कर चोरी यानी टैक्स एवेशन जो होता है अवैध होता है। ठीक है, तो कर चोरी करना अवैध है और कर परिहार जो होता है ये वैध तरीका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सीमा शुल्क उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जब वे पार करते हैं। क्या पार करते हैं? सीमा शुल्क कब लगता है बेटा? सीमा शुल्क उन पर तब लगाया जाता है किसी व्यक्ति पर जब वह एक प्रकार से राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं। राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं तब उन पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने एक उदाहरण बताया था कि सीमा शुल्क जैसे एक जिला, जैसे एक सीमा शुल्क आप जो लगता है बेटा, वो जैसे जिले पर सीमा कोई बनी नहीं होती है, तो जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो आपको सीमा शुल्क देना पड़ता है। एक समुद्र से दूसरे समुद्री सीमा में देश के जाते हैं तो उसमें जो है देना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती है, तो सीमा शुल्क जो होता है वही होता है। ठीक है, मैंने एक उदाहरण के रूप में आपको जिले का बताया था कि ये टूल प्लाजा पर जैसे देते तो वो, ठीक है, बट इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन ही होगा अगर आपसे ने पूछा जाए तो। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, राजकोषीय नीति के एक उपकरण के रूप में हीनार्थ प्रबंधन का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? 78 नंबर, राजकोषीय नीति के एक उपकरण के रूप में हीनार्थ प्रबंधन का सुझाव जो दिया गया है ये कीन्स के द्वारा दिया गया है, जेएम कीन्स के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेएम कीन्स ने मंदी यानी जो गरीबी थी उससे निपटने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाने और घाटे की वित्त व्यवस्था का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन 79 नंबर प्रश्न है, जेएम कीन्स ने लोकप्रिय, मतलब लोकप्रिय किया, जेएम कीन्स ने लोकप्रिय किया, किसको लोकप्रिय किया था जेएम कीन्स ने? जेएम कीन्स ने राजकोषीय नीति जो है फिजिकल पॉलिसी को, राजकोषीय नीति को जो है इन्होंने क्या किया था? लोकप्रिय बना दिया था। 79 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कीन्स का मानना था कि मंदी के समय मौद्रिक नीति से अधिक राजकोषीय नीति जो है यानी सरकारी खर्च और कर जो है प्रभावी होता है, जरूरी होता है। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हीनार्थ प्रबंधन के कारण हो सकती है। हीनार्थ प्रबंधन के कारण क्या हो सकती है बेटा? मुद्रास्फीति आ सकती है, यानी जब सरकार अधिक मुद्रा छापती है तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे मुद्रा जो है होती जो जिससे महंगाई बढ़ जाती है, मुद्रा की कीमत घट जाती है, मुद्रास्फीति इसी को कहते हैं। यानी आरबीआई, अभी आप सोचते हैं कि भाई आरबीआई पैसा खूब छाप क्यों नहीं देती? अगर पैसा खूब छाप देगी आरबीआई तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक महंगी हो जाएंगी। यानी महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब कि पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में छप चुका है। महंगाई घट रही है यानी कि जो है महंगाई नहीं है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में पैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा होता है तो डिमांड करते हैं। अब जब डिमांड बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है। ऐसे में जब डिमांड बढ़ती बेटा तो इसलिए जो है महंगाई बढ़ जाती है, और सप्लाई नहीं हो पाती तो डिमांड जो है पूरी नहीं हो पाती, तो इसलिए महंगाई बढ़ जाती है। लोगों के पास जब पैसा होता है तभी उनकी डिमांड बढ़ती है, और पैसा नहीं तो डिमांड ही नहीं बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर? तो हीनार्थ प्रबंधन जो होता है उसके कारण क्या होता है? हीनार्थ प्रबंधन की वजह से बेटा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न घाटे की वित्त व्यवस्था में शामिल है। घाटे की वित्त व्यवस्था 81 नंबर, घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या शामिल है? घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या शामिल है? सेंट्रल बैंक से उधार बिल्कुल शामिल है, सरकार द्वारा नई मुद्रा जारी करना ये भी शामिल है, सरकार के द्वारा पिछले संचित नगद शेष राशि की निकासी ये भी इसमें शामिल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन 82 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न, संतुलित बजट सिद्धांत की वकालत किसने की थी? 82 नंबर, संतुलित बजट सिद्धांत की वकालत किसने करी थी? तो क्लासिकल स्कूल ने करी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लासिकल स्कूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो रहे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वो मानते हैं कि सरकार को हमेशा संतुलित बजट रखना चाहिए और अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप सरकारों को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 83 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वह वस्तु या आर्थिक गतिविधि जिस पर कर लगाया जाता है क्या कहलाती है? 83 नंबर बताएं।
वह वस्तु या आर्थिक गतिविधि जिस पर कर लगाया जाता है वह क्या कहलाती है, वो कर आधार यानी टैक्स बेस कहलाता है, उसको बोलते हैं टैक्स बेस यानी कर बेस। ठीक है, टैक्स बेस या कर आधार। जिस आय या जिस संपत्ति या जिस वस्तु पर कर की गणना की जाती है उसे कर का आधार कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा और इस नए चैनल को, को करिकुलर मास्टर आपका नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर आधार है। कर आधार इनमें से कौन सा, 84 नंबर। कर आधार कौन सा बेटा, ए ऑप्शन। आय जो है एक कर आधार होता है, आय हो गया कर आधार है, संपत्ति है, वस्तु है, ये सब कर आधार होते। ठीक है, एक वैध कर आधार जैसे इनकम टैक्स, उपयोगिता या बुद्धिमत्ता पर कर नहीं लगाया जा सकता। क्लियर, ये बात ध्यान, उपयोगिता और बुद्धिमत्ता पर जो है टैक्स नहीं लगता है, जबकि आय अगर आप बढ़ती है तो आप उस पर लगता है। आप कितने ज्ञानी हो जाए तो ज्ञानी पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपको इन ऐसे 3-4 पीडीएफ आपको मिल जाएंगे भाई, जो जिसमें विथ एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो 4th सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन करने के लिए, पीडीएफ बेसिकली प्राप्त करने के लिए वीडियोस आप यूट्यूब पर भी देख पाएंगे इकोनॉमिक्स के, लेकिन सभी सब्जेक्ट का आपको इसमें विथ को करिकुलर, मेजर, माइनर, को करिकुलर, सभी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव की, लिखित की, सभी की जो पीडीएफ मिलेगी बेटा, वो मात्र 100 रुपये फीस में पीडीएफ मिलेगी। नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। एक बेस्ट क्वालिटी का नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो 4th सेमेस्टर का जितना भी नोट्स मिलेगा आपको, बेस्ट क्वालिटी का नोट्स मिलेगा। प्रयास ये रहेगा कि कई सारे चैप्टर्स के नोट्स तैयार किए जाएँ, और इसके साथ ही साथ में आपका जो ये आपका ऑब्जेक्टिव जो मॉडल पेपर्स की पीडीएफ है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि इसके आपके 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के भी और भी सभी सब्जेक्ट के। आपको किताब सीरीज में इतना चीज़ें नहीं मिल पाएंगी और वहाँ पर गलत भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर चीज़ें आपको सही सही जानकारी मिलती है, समझा करके पढ़ाया भी जाता है। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर एसएमएस करेंगे, जैसे एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये भेज देने हैं अगर आपको केवल 4th सेमेस्टर में जुड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि हमको 4था सेमेस्टर और 5वां सेमेस्टर एक साथ जुड़ना है गुरुजी, ठीक है, तो हमारे लिए फीस कुछ कम होगी, एक साथ जुड़ेंगे तो। हाँ बिल्कुल, अगर एक साथ जुड़ते हैं तो केवल 150 रुपये फीस में आपका दोनों मतलब कि 1 साल का हो जाएगा, यानी कि 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर भी आपका उसमें मिल जाएगा, यानी कि 4th एंड 5th दोनों का आपका नाम नोट कर लिया जाएगा 150 रुपये में। ठीक है, लेकिन केवल 4th सेमेस्टर के लिए 100 रुपये फीस है, दोनों सेमेस्टर का एक साल लेंगे तो 150 रुपये फीस है। ये ऑफर कुछ ही दिनों तक चलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ, आपको सीरीज नहीं लेनी पड़ेगी। आप अगर सीरीज खरीदते हो तो एक सीरीज कितने की पड़ती, कम से कम आपकी 60 रुपये की पड़ती है एक सीरीज, एक सब्जेक्ट की। तो आप 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे, कम से कम 300-400 रुपये आपके चले जाएंगे। और आप अगर आप देखते तो 100 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, को करिकुलर का भी मिल जाएगा, जो भी को करिकुलर में आपका शामिल होगा सब कुछ मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ में आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ पर जैसे 4th एंड 5th का दोनों का अगर लेते हैं एक साथ में, तो मात्र 150 रुपये फीस में आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। 150 रुपये में, वैसे आप किताब सीरीज खरीदोगे तो कम से कम 1000-2000 आपका खर्चा होगा। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं, तुरंत एसएमएस करें। और ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मिलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए, देर न करें, क्योंकि मात्र 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, लाइव क्लास वाला ग्रुप मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। वीडियोस वैसे मैं आपको बता दूं यूट्यूब पर भी आप वीडियोस हमारी देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको इकट्ठा वीडियोस, लाइव क्लास का लिंक वगैरह सब कुछ आपको ग्रुप में मिलेगा, तो आप जुड़ेंगे तो आपका बड़ा फायदा होगा। आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे, आपको नोट्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, चैप्टर्स वगैरह सारे तमाम सारे जो क्लास यूट्यूब पर नहीं हो पाएगी उनकी भी नोट्स, उनका भी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाता है, यानी कि यूट्यूब से ज़्यादा जो जानकारी होगी वो आपको वहाँ पर मिल जाती है ग्रुप में। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर को 100 क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, इसमें है 85 नंबर। भारत में राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक इनमें से कौन सा, 85 नंबर बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, 85 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 85 नंबर का बताएंगे भाई। 85 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप चीज़ों को समझा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चूंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले प्रश्न आपका क्या पूछा गया बाबू। प्रश्न आपका है 85 नंबर, कह रहा है आपसे कि भारत में राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा घटक कौन सा। तो ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है, यही होता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार के बजट में राजस्व व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा पुराने ऋणों पर ब्याज चुकाने या ब्याज चुकाने में हो जाता है। ठीक है, ब्याज भुगतान में जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, नागरिक प्रश्न 86 नंबर आपका।
86 नंबर क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा गया है, नागरिक प्रशासन रक्षा बलों पर किए गए व्यय की प्रकृति कैसी है। 86 नंबर, तो नागरिक प्रशासन रक्षा बलों पर किए गए व्यय की प्रकृति जो है वो राजस्व व्यय होती है। राजस्व व्यय बोलते हैं उसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, यानी कि वह व्यय जिसमें जिससे किसी नई संपत्ति का निर्माण नहीं होता उसे राजस्व व्यय कहते हैं। रक्षा और प्रशासन पर होने वाला दैनिक खर्च जो होता है वो आपका राजस्व व्यय ही होता है। इससे नई संपत्ति का निर्माण नहीं होता, बस अपने रक्षा पर हम खर्च करते हैं, ठीक है। तो ये आपका राजस्व व्यय कहलाता है। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रस्ताव किसने दिया था। सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग का प्रस्ताव दिया था किसने, पीटर फियर नाम के एक विद्वान उन्होंने दिया था, पीटर फियर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1970 के समय में इन्होंने ये बजट जो है जीरो बेस्ड बजटिंग की अवधारणा दी थी, जिसमें हर साल नए सिरे से बजट बनाया जाता है, ये चीजें बताई गई थी। 88 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय, 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है बताएं। तो ये आपका किनमें से कौन सा, वित्त आयोग, योजना आयोग, राज्य योजना बोर्ड, ये सब जो है संवैधानिक निकाय इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। 88 नंबर, देखिए वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, योजना आयोग और नीति आयोग कार्यकारी निकाय हैं। संवैधानिक निकाय वे होते हैं जो संसद के अधिनियम के द्वारा बने होते हैं, जैसे कि सेबी, ठीक है, SEBI जो होता है ये आपका होता है। तो एक संवैधानिक निकाय इनमें से कौन सा होता है, तो वित्त आयोग, वित्त आयोग इसका लग सकता है करेक्ट आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन लगा दीजिएगा, ए ऑप्शन लग जाएगा या फिर ऊपर में से कोई नहीं, इन दोनों में से कोई एक लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में वित्त आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में वित्त आयोग, तो इसका करेक्ट आंसर वित्त आयोग ही होगा, क्योंकि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, वित्त आयोग आपका होता है संवैधानिक निकाय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 88 नंबर का ए ऑप्शन लगा दीजिएगा, वित्त आयोग, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है प्रश्न, भारत में वित्त आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर का ए सही कर लीजिएगा, ठीक है। 88 नंबर का क्या सही कर लेंगे बेटा, 88 नंबर का आप लोग ए सही कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको ए दिया। 88 नंबर का, 88 नंबर का ए लगा दीजिएगा बाबू, ठीक है। वहाँ पर भी आपका आंसर की में भी आपका जो है डी लगा दिया गया था, ए ऑप्शन कर लीजिएगा उसको, बिल्कुल राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आप देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम है जो केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाएगा। 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यह नगद आरक्षित अनुपात को कम करेगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब RBI नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR कम करता है तो बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक पैसा बचता है, जिससे ब्याज दरें कम हो जाती है और निवेश बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम है जो केंद्रीय बैंक ऋण की समग्र उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाएगा। 91 नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन, यह बाजार से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा तब, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी जब केंद्रीय बैंक यानी RBI बाजार से बॉन्ड खरीदता है तो वह बाजार में पैसा डालता है, जिससे ऋण की उपलब्धता बढ़ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रश्न बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मौद्रिक प्रणाली के बारे में सही है। भारतीय मौद्रिक प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है, देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय मौद्रिक प्रणाली कागज मानक पर आधारित होती है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में पेपर करेंसी स्टैंडर्ड का उपयोग होता है, जहां नोटों का मूल्य सरकार के आदेश पर आधारित होता है, ना कि सोने चांदी के भंडार के आधार पर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश की केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य का प्रतिनिधित्व करती है। 93 नंबर बताएं, तो इसका देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश की केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा कार्य। देखिए यह बाजार में पैसे की आपूर्ति पर नियमन के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। यह देश के भीतर नोट जारी करने के लिए जिम्मेदार है, केंद्रीय बैंक बिल्कुल है। यह सरकार और देश के अन्य बैंकों दोनों के लिए एक बैंकर के रूप में काम करता है, बिल्कुल करता है, यानी कि इसीलिए इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है RBI को। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। एक मिनट, करेक्ट आंसर क्या पूछा गया आपसे, 93 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है। तो इनमें से सभी कार्य केंद्रीय बैंक के ही कार्य हैं, तो इसका डी ऑप्शन होना चाहिए, उपरोक्त सभी।
ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पर देखें उपरोक्त में से हिंदी में देखें गलत लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चंस पेपर में ऐसे गलत छाप देते हैं। देखें यहाँ पर अधिक क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसका डी ऑप्शन। अंग्रेजी में पेपर छपा है, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया गया तो गलत हो गया यहाँ पर। अब देखें उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर लिखा, ये गलत है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन, क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं। उपरोक्त सभी इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका 94 नंबर क्वेश्चन क्या होगा बेटा। 94 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फटाफट से आप देखने का प्रयास। 94 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 94 नंबर प्रश्न की मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताएं मांग जमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आप देखते हैं, इसमें चालू खाता जमा और बचत खाता जमा दोनों शामिल होते हैं। बिल्कुल चालू खाता और जमा खाता दोनों इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 95 नंबर प्रश्न है, मुद्रा की सट्टा मांग निर्भर करती है। मुद्रा की सट्टा मांग जो होती है वो निर्भर करती है किस पर, ब्याज की दर पर। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कीन्स कहते हैं, प्रोफेसर कीन्स, कि लोग भविष्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से नकदी रखते हैं, जब ब्याज दर कम होती है तो सट्टा मांग बढ़ जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है, यदि देश में पैसे की आपूर्ति घट जाती है। 96 नंबर, यदि देश में पैसे की आपूर्ति घट जाती है तो कीमतों में गिरावट होगी। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगर पैसों की आपूर्ति जो होती घट जाती है, पैसे आपके पास नहीं होते हैं तो कीमत में क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी, कीमत कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास अगर पैसे रहेंगे खूब तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और पैसे नहीं रहेंगे तो जो है कीमत घट जाएगी, यानी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो है एम बी बराबर पी वाई के अनुसार अगर देखें, यदि मुद्रा की आपूर्ति यानी यम जो होती कम होती है तो वस्तुओं की सेवाओं की कीमतें यानी पी जो होती है वो भी कम हो जाती है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो 97 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, समीकरण एम बी बराबर पी वाई में वाई क्या दर्शाता है। तो वाई जो होता है क्या दर्शाता है, देखिए इसमें यम जो होता है बेटा एम बी बराबर पी बी में, एम बी बराबर पी वाई में बी जो यम होता है वो मुद्रा की आपूर्ति को दर्शाता है, ठीक है, यह मुद्रा की आपूर्ति है। और पी जो होता है सेवाओं की कीमतें होती हैं, जबकि वी जो है इसमें वी का अर्थ क्या होता है, वी जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित समय में कितनी बार लेन देन के लिए उपयोग की जाती है उसी को वी कहा जाता है। तो वी दर्शाता है यहाँ पर क्या, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन, मुद्रा के संचलन वेग को, ठीक है, मुद्रा के संचलन वेग को दर्शाता है वी, ऑप्शन नंबर इसका वी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 98 नंबर प्रश्न है, समीकरण पी बी बराबर यम वाई एम बी बराबर पी वाई में यम किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यम जो होता है मुद्रा की आपूर्ति मनी सप्लाई को दिखाता है, ठीक है। तो फिशर का जो समीकरण ये है एम बी बराबर पी वाई, इसमें प्रोफेसर फिशर ने दिया इस सिद्धांत को। यम अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रा की मात्रा या आपूर्ति को दिखाता है, मुद्रा की आपूर्ति, ए ऑप्शन, ठीक है, मनी सप्लाई को दिखाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है कीन्स के अनुसार मुद्रा रखने के उद्देश्य हैं। कीन्स के अनुसार मुद्रा रखने के उद्देश्य होते हैं तीन उद्देश्य होते हैं मुद्रा रखने के। कौन कौन से, कीन्स कहते हैं मुद्रा की मांग के तीन उद्देश्य होते हैं। पहला होता है लेन देन के उद्देश्य से कोई व्यक्ति मुद्रा रखता है अपने घर पे। दूसरा सतर्कता उद्देश्य से कि कोई चीज़ अभी सतर्क मतलब कि अचानक से कोई चीज़ घटना घट जाए। या तीसरा होता है सट्टा उद्देश्य की वजह से, ठीक है। इन तीन उद्देश्यों से कोई व्यक्ति अपने पास जो है मुद्रा रखता है, पैसा रखता है, बी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, मतलब कथा कौन है। तो केसी नियोगी जी हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, यही थे केसी नियोगी जी। भारत के पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में, और उसी समय क्षितिज चंद्र नियोगी इसके पहले अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम क्या है, केसी नियोगी का क्षितिज चंद्र नियोगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। क्षितिज KSH से शुरू होता है नाम, ठीक है, इसीलिए केसी कहा जाता है, क्षितिज चंद्र नियोगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 100 क्वेश्चन आपका हो चुका है, 1 घंटा लगभग में 17-18 मिनट में मैंने आपको बता दिया है पूरा। तो ये क्लास बड़ी ज़बरदस्त थी, इसके अलावा आपको कहीं से कोई भटकना नहीं है। ऐसे ही 3-4 क्लास और मैं दे दूंगा तो आपका काम हो जाएगा। और किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो देखिए PDF आपको सब कुछ मिलेगा। इसी PDF में एक चीज़ आप सही कर लीजिएगा, एक चीज़ आप, एक क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन आपका ए वाला ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर उसमें, ठीक है। 88 नंबर का सही कर लीजिएगा, 88 नंबर का ए ऑप्शन होगा, ठीक है। 88 का डी दे दिया गया है, 88 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा ये आपका मैंने सॉल्व करके दे दिया है, तो ये सॉल्व पूरा आंसर की आपके लिए विद्यमान है, ठीक है। तो आप हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, शुक्ला HD पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, BA करिकुलर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब आपके लिए इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, PDF नोट्स प्राप्त कर लीजिए, सभी को PDF नोट्स प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि PDF नोट्स अगर आपको लेंगे तो मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए कोर्स की व्यवस्था है। 9984
039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे। आपको नोट्स प्राप्त करना तो फीस जमा करनी पड़ेगी। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, ये सब आपको मिल जाएगा। इसमें पीडीएफ अब की बार क्या है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, और जब ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तो उसके लिए आपको पीडीएफ नोट्स बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपको सीरीज वगैरह से बहुत कम आते हैं, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे पेपर आते हैं, मतलब बहुत सारे प्रश्न आएंगे, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो मात्र 100 रुपये में आपको मिलेगा 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपने प्यार दुलार बनाए रखेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको 4th सेमेस्टर एंड 5th सेमेस्टर एक साथ जुड़ना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको 150 रुपये फीस जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, ये ऑफर में चल रहा, तो ऑफर में अगर एक साथ जुड़ेंगे तो आपका 150 रुपये में दोनों सेमेस्टर का हो जाएगा ऑफर के हिसाब से। आपको बता दो कि ये विश्वविद्यालय जो है, कोई भी विश्वविद्यालय आपका था, जैसे राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, एमजी पैरू बरेली, रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण है, चूंकि सभी का परीक्षा ऑब्जेक्टिव ही होने वाली है। ठीक है, अब की बार सभी की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई भी विश्वविद्यालय हो, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका सभी विश्वविद्यालय का जिनका ऑब्जेक्टिव होने वाला होगा, सभी का होगा, जिनका लिखित होने वाला होगा सब, तो मैं आपको शुरुआत में बता दिया हूँ किसका लिखित होगा, किसका ऑब्जेक्टिव होगा, तो मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। तो आज आपने समझा किसका, जो है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस के टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपके कम से कम 200 की संख्या में थे, लेकिन मैंने आपको पूरा समझा करके बताया है, तो चीज़ें आपको समझ में आई हुई होंगी। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने। धन्यवाद।